Good afternoon to all of you. Afternoon, sir. Good evening. चलो Afternoon. कल हम लोग टेंडर प्राइस के बारे में चर्चा कर रहे थे। टेंडर प्राइस क्या है, एस्टिमेट, व्हाट इज एस्टिमेट, और कोटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोटेशन, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए या जब भी हम टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखना है, किन किन वैल्यू को हमको ध्यान में रखना है, इसके बारे में कल हम लोग चर्चा की। आज हम लोग आज की कक्षा में टेंडर कॉस्ट शीट के बारे में चर्चा करेंगे। टेंडर कॉस्ट शीट। इसके पहले कि हम लोग टेंडर कॉस्ट शीट के बारे में चर्चा करें, एक बार पुनः हम लोग ध्यान देंगे इसके पिछले चैप्टर में या उसके स्टार्टिंग के चैप्टर में जब हम मटेरियल लेबर पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ाया हमने चर्चा की थी कॉस्ट शीट के बारे में। किसके बारे में? कॉस्ट शीट, लागत प्रपत्र। सेम उसी प्रकार से जिस तरह हम कॉस्ट शीट को बनाते हैं, लगभग सिमिलर उसी के सिमिलरली टेंडर कॉस्ट शीट भी बनता है। टेंडर कॉस्ट शीट को बनाते समय सबसे पहले हम थ्री कॉलम ड्रा कर लेंगे, 3 कॉलम खींचेंगे। पहला हो जाएगा आपका पहला कॉलम हो गया आपका पार्टिकुलर्स। क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट, ये पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, टोटल प्राइस। पहला कॉलम हुआ आपका पार्टिकुलर्स। एक में 4 भी बनते हैं ना सर, टेंडर वाला पार्टिकुलर्स। दूसरा आपका कॉलम हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसमें? रुपया में। जो कुल लागत होगी किसमें होगी? रुपया में। और जब भी हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे या करते होंगे, तो टोटल कॉस्ट के आधार पर यूनिट कॉस्ट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रिमेनिंग हमारा कॉलम बचा हुआ उसमें हम लिख लेंगे पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट ये किसमें होगा? ये भी रुपया में। पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट शीट को बनाते समय पहला पॉइंट जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, क्या था पहला पॉइंट? प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम। इफ मटेरियल कंज्यूम इज गिवन, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय किन किन पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जिसको हम डायरेक्ट वेजेस भी कह सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इन तीनों पार्टिकुलर्स को ऐड करने पर क्या निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। तो सेम पिछले कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग टेंडर कॉस्ट शीट में भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट हम लोगों का कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये फॉर्मेट इसका पहला हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल्स, यदि डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ था। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में पर यूनिट रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पर यूनिट पर यूनिट रेट दिया हुआ है और टोटल यूनिट्स दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में पर यूनिट रेट दिया हुआ है, पर केजी रेट दिया हुआ है। यूनिट में हो सकता है केजी में हो सकता है यूनिट उसके साथ नंबर ऑफ यूनिट, और टोटल यूनिट दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एग्जिस्टिंग रेट, कॉस्ट करेंगे जो भी दिया होगा। यानी इसको कैलकुलेट करते समय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एग्जिस्टिंग रेट पर यूनिट।
अब जो भी अमाउंट आएगा उसको लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन में रेट पर यूनिट दिया होगा ऑलरेडी यहाँ पर उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट लेबर के लिए टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एग्जिस्टिंग रेट पर यूनिट। टोटल निकल जाएगा लेबर कॉस्ट। लास्ट बचा डायरेक्ट एक्सपेंसेज, टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई एग्जिस्टिंग रेट पर यूनिट्स। और जो भी कॉलम आएगा, जो भी इसका अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। जो अमाउंट यहाँ पर टोटल करने पर तीनों को जो भी अमाउंट आएगा ये हो जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। यही होगा। इसको हम लोग करते भी आए पहले। नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क कॉस्ट या वर्क्स ओवरहेड को ऐड करेंगे। लेस करेंगे। ऐड करेंगे सर। वर्क्स ओवरहेड ओवरहेड में एग्जिस्टिंग रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट लेबर का जो रेट दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया होगा उसको भी ऐड कर दिया, अलग से दिया होगा उसको भी ऐड कर लेंगे। नहीं दिया होगा, हो सकता है कई बार कंसोलिडेटेड दिया होगा मिला करके। यदि कंसोलिडेटेड दिया होगा सिर्फ उसको उठाएंगे और कॉलम में रख देंगे, यानी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क कॉस्ट। हो सकता है कि 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करके दिया हो, उस समय क्या करेंगे? सब ऐड करेंगे। दोनों तीनों कैटेगरी को मल्टीप्लाई करेंगे और एक साथ ऐड करेंगे और प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद से क्वेश्चन में कई बार एक्सपेक्टेड डिक्रीजेज दिया हुआ है। अनुमानित हानि होने की संभावना व्यक्त की जाती है कई बार। उसको क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड डिक्रीज, पहले से उसका नाम दिया हुआ है। अनुमानित संभावना व्यक्त की जा रही है, हो सकता है कि लॉस होगा या गिरावट आएगी, तो उसको लेस कर देंगे। एक्सपेक्टेड वर्क कॉस्ट के बाद से अगला है हमारा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में करते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको भी हम ऐड करते थे। कई बार एग्जिस्टिंग रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑफिस मल्टीप्लाई बाई वर्क कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो को उसको निकाल लेंगे। फार्मूला कल हम लोग लिखे थे, उस फार्मूला पे दिया होगा, फार्मूला से निकाल लेंगे। कई बार परसेंटेज दिया होगा, हो सकता है कि वर्क कॉस्ट का दे रहा हो, वर्क कॉस्ट का 10%, क्या करेंगे? वर्क कॉस्ट का 10% कैलकुलेट करके सामने वहाँ ऐड कर देंगे। क्या कहेंगे उसको? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? ऐड। क्या चीज? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसको ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्योंकि कोई भी कंपनी जब वस्तु को तैयार करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, तो उसका पर्पज होता है सेल करना। पर्पज क्या होता है? सेल करना। और सेल करने में प्रोडक्शन के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकुलर्स होते हैं, कुछ ऐसे ओवरहेड, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो उसमें एक्सपेंस होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमेशा ओवरहेड में रखते हैं। तो सेलिंग से जुड़े हुए जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएंगे। किसमें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको भी हम ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को निकालते समय हम ध्यान देंगे, इसको निकालेंगे टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा कि हम जितना यूनिट कि हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट इतना है, पर यूनिट के आधार पर दिया रहेगा। माना कि किसी कंपनी के द्वारा, बजाज इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा 10,000 यूनिट इलेक्ट्रिक फैन का प्रोडक्शन किया गया। कितना? 10,000। प्रोडक्शन कितना हुआ? 10,000 यूनिट का। जबकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5 रुपीज पर फैन दिया हुआ है। 5 रुपीज पर फैन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वर्ष के अंत में 3,000 फैन का विक्रय हुआ। 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स फैन बिक गया। जब हम टेंडर को शीट बनाएंगे उसमें क्या शो करेंगे? अभी तक हम क्या करते थे? कंसोलिडेटेड अमाउंट जो भी दिया रहता था उसको लिख लेते थे। कंपनी ने 10,000 यूनिट फैन का प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, 3,000 यूनिट बिक गया। 5 रुपीज पर फैन एसडीओ दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। टेंडर को शीट बनाते समय यदि हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखना होगा, यहाँ कौन सा अमाउंट लिखेंगे? क्या नोट डाउन करेंगे? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बताओ अंजलि, अमाउंट कितना होगा? कितना होगा? 35,000। 35,000। 35,000। यस सर। और एनीवन? अंजलि कितना? 3500। 3500। चलो भाई इनका भी दोनों को भी लिख लेते हैं 3500। अब जरा हमको ये बता दीजिए आप लोग कि 3500 अमाउंट कैसे आया? हाउ टू कैलकुलेट एसडीओ 3,500? 35,000। 35,000 Yes. कर लेते हैं। 35,000। सर वो आप बोले कि 10,000 पंखा था, 3,000 बिक गया तो बचा 7,000 और 5 रुपये पर रेट है पंखा, 7 5 35,000, उसको उससे मल्टीप्लाई कर लिया। 7,000 कहाँ से आया?
हमारे पास यूनिट बचा है 7,000 यूनिट। देखिए कितना अच्छा जवाब है, बहुत बढ़िया। 7,000 पंखा बच गया। हम पहले समझे नहीं सर, हम आपका क्वेश्चन कुछ नहीं समझे, आप जो पूछे थे। मैं पूछ रहा हूँ, फिर से बता रहा हाँ हूँ, सर। किसी कंपनी ने, बजाज इलेक्ट्रिक कंपनी ने 10,000 फैन का प्रोडक्शन किया 10,000 का प्रोडक्शन बनाया। ऐसे और उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रखा 5 रुपये पर फैन। हाँ, ये पंखा का दाम 5 रुपये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर हाँ बोलो। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है ना, हाँ। जिसका एक का पंखा का रेट था 5 रुपया, एक का नहीं था, तो एसडीओ था 5 रुपये पर फैन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5। अच्छा पंखा का रेट नहीं पता कितना है? नहीं, रेट क्या हो तो अलग विषय है। हाँ हम पूछ रहे हैं सिर्फ 5 रुपया पर फैन एसडीओ दिया हुआ है। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सबका रेट निकाल दिया है, कैलकुलेट किया हुआ है वो रेट दे दिया हुआ है। अच्छा कि कितना रुपया रेट हम उसमें निकालेंगे। बेसिकली हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसमें पर यूनिट कॉस्ट को पहले कैलकुलेट कर दिया है और पर यूनिट कॉस्ट के आधार पर आपको टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। यानी से एसडीओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को पहले से फिक्स कर दिया है कि 5 रुपया एक पंखा का विक्रय पर होगा। अभी समझ गया। कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना नहीं है। 5 रुपये यहाँ दिया हुआ है जो ऑलरेडी आपको मालूम है। 10,000 पंखा का प्रोडक्शन हुआ। कितना प्रोडक्शन हुआ? 10,000। बिका कितना? 3,000। 3,000। बच गया कितना? 7,000। 7,000। अब हमको ये चीज बता दीजिए, एसडीओ लागू किस पर होगा? 7,000 पे। 7,000 तो 3,000 तो बिक गया। सॉरी सर 3,000 पे। सर सर, 3,000 पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेलिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्यों? क्योंकि उसमें ही ना लगेगा। 3,000 अरे भाई जो बिका है उस पर ना हाँ, होगा। हाँ, वही हाँ, वही जो बच गया उस पर तो, जो माल कंपनी के वेयर हाउस में है, बहुत स्टोर में है, उस पर गोदाम में है, उस पर कैसे खर्च होगा? 3 5 3,000 15,000 10 15 3 5 15 हाँ 15,000 15,000 रुपया। हे भगवान, हरियाणा पहली कथा। मेरी गाय बकरा करती है। जब सामान मार्केट में बिकने के लिए जाएगा और बिक जाएगा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे लाएगा। जब मार्केट में रिटेलर के पास चला जाएगा तब उस पर खर्च होगा 5 रुपया। हमारे गोदाम में सामान कितना रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यदि हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मे बी हम 10,000 की बात करते हैं। हाँ, कंडीशन को समझिए। यदि हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की, तो 10,000 पे कैलकुलेट होता। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। सामान के बनने के बाद जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है तो उसके बाद अंतिम प्रक्रिया बचती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जब मार्केट में बेचने के लिए चले जाएंगे, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएंगे और जब डिलीवर कर देंगे तब उस पर काउंट होगा 5 रुपया। यानी जो भी अमाउंट आएगा उसको ऐड करने पर हमारा निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। इसी तरह सुन लीजिए, मालूम चला कि पूरी कथा समाप्त हो गई। कंपनी लॉस में जीती सारा। वापस में जाएगी भगवान के मालिक। टोटल कॉस्ट, हे प्रभु, ये हरियाणा कैलकुलेट करना है। 3,000 पर कर रहे हैं, 7,000 पर, कभी कर रहे हैं 10,000 पर। वो तो कंपनी का मालूम चला 1 साल में बंद हो जाएगी। भट्टी बैठते प्रत्येक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न करना। ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न करना, उसको लगाना, उसको पे करना है 3,000 पर, इनके जिसने अकाउंटेंट पे करेगा 10,000 पर।
मालिक जो बैठा होगा इंग्लैंड में, माथा भागते भागते इंडिया चला आएगा, माथा पीटेगा। फिर तो नीचे माल का हाल हो जाएगा। लोन लेके विलुप्त हो जाएगा। चलिए अगला है टोटल कॉस्ट। हमने टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। और लास्ट जो पॉइंट बचता है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या बचता है? Estimated एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग हल करते थे टोटल कॉस्ट का। इससे अगला जो इसका स्टेप है वही थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ तक तो करते ही थे, यहाँ तक तो हम लोग करते थे, उसी में हम लोग फंस गए। उसी में फंस गए सारे। रीजन क्या था क्लास में कि पहले क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट को कंसोलिडेटेड देता था और उसके बाद हम लोग पर यूनिट निकालते थे। निकालते समय क्या करते थे, जितना अमाउंट दिया रहता था उतना डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब क्या किया, इसको नहीं दिया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई रेट पर यूनिट रेट दिया। जहाँ पर डिवाइड करते थे वहाँ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमको निकालना क्या पड़ेगा, कितना यूनिट सोल्ड हुआ। तो आप लोग सोल्ड पर ना मल्टीप्लाई करके फिनिश गुड्स पे मल्टीप्लाई कर रहे थे। कई बार सोल्ड को लेस कर दिए, जो रिमेनिंग यूनिट्स बचे उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, असफलता ही सफलता की नींव है। फिर से दिया सर। असफलता ही सफलता की नींव है। बेशक सफलता के लिए निरंतर प्रयास किया जाए। आज जितने भी लोग सफल हैं या जो दिख रहे हैं कि सफलता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी कभी असफल हुए होंगे। जितनी कंपनियां आज मार्केट में रन कर रही हैं वो भी कभी असफल हुई होंगी, या उनके जो ओनर है वो असफल हुए होंगे। असफलता सिखाती है कि सफलता के लिए कैसे प्रयास किया जाए। जो असफलता से घबरा जाता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है। जैसे सर मनोज शर्मा IPS। चलिए टोटल कॉस्ट के बाद क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या कभी एस्टिमेटेड लॉस भी देता है क्या? नहीं, हाँ, क्योंकि ओनर तो एस्टिमेटेड लॉस के बारे में सोचता ही नहीं है। सोचता है, लेकिन उसका मोटिव वो नहीं होता। टोटल कॉस्ट को निकालने के बाद क्या क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लॉस देता है कभी? या प्रत्येक बिजनेसमैन देता है जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है या बिजनेस को रन करता है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के साथ साथ एस्टिमेटेड लॉस को भी कंसीडर करता है? जी सर। पहले प्रत्येक आदमी तो यही चाहता है कि हमारा प्रॉफिट हो, को भी अधिक से अधिक प्रॉफिट। अंजलि जैसा लोग तो यही चाहेगा कि हम एक ही दिन में बम्बानी का भतीजा अरे! है। रिलायंस पीछे छूट जाए। लेकिन नहीं, जो बिजनेसमैन एस्टिमेटेड लॉस को कंसिडर नहीं करता है वो अक्सर फेल्योर होता है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस में हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। सर बिजनेस में लॉस को हमेशा मान के चलना होता है। लॉस को भी लेकर के लॉस के भी पहलू को टच करना पड़ता है। लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यदि हो सकता है तो कितना हो सकता है। चलिए अक्सर लेकिन लोग प्रॉफिट को ही कंसिडर करता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इस पॉइंट में हम लोग ऐड करेंगे जो न्यू पॉइंट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट को निकालते कैसे हैं? टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। बहुत बढ़िया, आपने जो बताया ये बहुत बढ़िया है। ये इसको कैसे निकालें? बट ये तो संभावित है प्रॉफिट। जो आपने बताया वो एक्चुअल की बात कर रहे हैं आप। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, सर। नेट प्रॉफिट कितना हुआ। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं टोटल फिनिश्ड गुड्स माइनस जो पर यूनिट कॉस्ट होगा। भाई व्यवसायी मान के चलता है कि हमारा 10% प्रॉफिट होगा, 50% प्रॉफिट तो कोई नहीं मानता। निर्धारित करता है ना सर कि इतना निर्धारित करता है कि हमको इतना % प्रॉफिट लेना है। यदि हमारा 1 लाख का बिजनेस हुआ तो मान के चलते हैं हमको उसमें 2% प्रॉफिट होगा, 5% प्रॉफिट होगा, अधिकतम 10% कंसिडर कर सकता है।
तो जो भी परसेंटेज दिया होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट का 10% वो किस पे होगा, टोटल कॉस्ट पे होगा। क्योंकि एमआरपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमआरपी इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम। हाँ कैसे निकालेंगे, कुल लागत और एमआरपी इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओ शायद यही फार्मूला है, हाँ सर। शायद यही है, हाँ हो सकता है गलत लिख दी हूँ, नहीं सही है। लेकिन मेरे हिसाब से मैक्स एमआरपी को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये टोटल कॉस्ट जो किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु के प्रोडक्शन में जो भी कुल लागत आएगी उतना, और प्लस जो उसका एक लाभ का अपना एक रेशियो होगा उसको जोड़ देंगे, एमआरपी कैलकुलेट हो जाएगी। किसी किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा एमआरपी होता है और हमें कम, उससे कम पे मिलता है, उसकी प्लानिंग होती है, तो उसमें उस स्थिति में लॉस होता है उसको किसको? कंपनी को। कंपनी को लॉस नहीं होता है, वो अपना प्लानिंग ऐसे सेल्स स्ट्रेटजी है, उसकी सेलिंग स्ट्रेटजी है कि हमने किसी वस्तु का अपना प्राइस मान लीजिए कि रखा 100 रुपया, हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। किसी वस्तु का दाम कितना है देखे होंगे, प्राइस लिखता है 100 रुपया, इसे काट देता है, यहाँ लिखता है 99 रुपीज। सच एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, काला हिट। काला हिट परचेज किया आपने कभी? यस सर। काला हिट को देखिएगा, जब ऐसा उसको अपोजिट करिएगा, उसके तरी में प्राइस लिखा रहता है 125 रुपया, कितना? 125 रुपया, उसको काट देता है, फिर लिखता है 98 रुपीज। उससे होता क्या, कंज्यूमर की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, मानसिकता बदल जाती है। 125 रुपये का सामान है, लेकिन कंपनी दे कितने में रही है? 98 रुपीज में, यानी कि 27 रुपये हमको प्रॉफिट हो रहा, छूट मिल रहा है। भले दूसरे कंपनी का सामान वो 97 रुपये में दे रहा होगा, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? 27 रुपये का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। कंज्यूमर बिहेवियर में इन्हीं सारी चीजों का एनालिसिस किया जाता है। कंज्यूमर क्या सोच सकता है, एज ए कंज्यूमर हम क्या सोचते हैं, और प्रत्येक कंज्यूमर हमेशा यही चाहता है कि कम से कम पैसा पर बढ़िया सामान मिले, नहीं है? वो चाहे लिख सकता है 99, 98 रुपीज, क्या जरूरी है इसको लिखने का? आप परचेज करिए, नहीं जब 98 रुपीज देने जाइएगा तब तो लगेगा नहीं 98 रुपये, तो ये 98 का मिल रहा है, इसका जस्ट बगल का सामान हमको मिल रहा है 97 रुपीज में, तो उसको लेंगे। नहीं तो इसके बगल में लिखा हुआ नहीं 125, यानी अब आपको ध्यान में ये आ गया कि हम 125 का सामान 98 में पा रहे हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी। तो कहीं ना कहीं ये तो लिखा हुआ है, तो प्लानिंग करके एमआरपी तय किया होगा कि हम 125 रुपये प्राइस यदि उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, इसमें इतना डिस्काउंट देंगे। ये उसका हो गया कंज्यूमर साइकोलॉजी। बोलिए सर हम पूछ रहे हैं कि साबुन से तो लिखा रहता है कि 99.9% जब मारता है, 1% क्यों नहीं? किस पे? शॉप से पे, डिटॉल से पे, या कोई भी शॉप्स पे या कोई लिखा रहता है कि 99.9% जब मारता है, 100% क्यों नहीं? इसका जवाब मेरे पास है, बताइए। क्योंकि कानूनी वजह से, क्योंकि अगर उस साबुन को लगाने से किसी कंज्यूमर कुछ होता है तो कंपनी वहाँ पे क्लेम कर सकती है कि 1% में क्यों? 99.9% ही हम बोले हैं, 0.1%। कंपनी का लीगल एस्पेक्ट है कि हमने आपको 100% कमिटमेंट कभी नहीं किया। हाँ, 99.9%, 1%। हाँ 1% कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1% अब कम 1% जो चांस है कम समझते हैं। 1 नहीं सर, 0.1 वही हाँ, बहुत है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 7.25 144 करोड़, करोड़ एवं में ज़्यादा ही है। लगभग 144 करोड़। हाँ, 144 करोड़ मल्टीप्लाई पे 0.1%, रहन दे सर। 144 सही लिखा गया, गलत है?
जीरो ज्यादा नहीं है। नहीं ठीक है। ठीक है ठीक इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 144 करोड़ सही है। मल्टीप्लाई बाई है। 0.1 0.1 14 करोड़ 40 लाख। एक जीरो और मिटा दीजिए, 2 जीरो से काट दीजिए। ये भी आता है 100%। इकाई दाई सैकड़ा 14,40,000 लोग। कितना कैलकुलेट करिए 144 14 करोड़ 40 लाख। मैं 144 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइड बाई 100 करो। डिवाइड बाई 100 नहीं किए। अभी आपने क्या कहा 0.1%। 14 लाख 40 परसेंट का मतलब क्या हुआ डिवाइड बाई 100। हाँ सर। आज लगता है कि मतलब कहीं दिमाग भटका हुआ है। 14,40,000 बाबू, नहीं, यदि 14,40,000 को कुछ हुआ तो जानते हैं क्या होगा? कंपनी को बंद करना पड़ेगा। अब उतना पैसा स्वाभाविक है कि 1 लाख को कुछ हो भी सकता है। तो कंपनी ऑलरेडी क्लियर है कि मैंने ऑलरेडी कहा होगा कि कुछ भी हो सकता है उतने में। कानूनी बचाव के कारण। बिल्कुल। एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय एस्टिमेटेड प्रॉफिट एट द रेट ऑन टोटल कॉस्ट। जब भी प्रॉफिट दिया जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो किस पर दिया जाएगा? टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे इसको? इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई रेशियो डिवाइड बाई 100। रेशियो डिवाइड बाई 100। यहाँ तो रेशियो से क्या तात्पर्य है सर? परसेंटेज दिया होगा 3%, 4%, 2%। मान लीजिए 10,000 का टोटल कॉस्ट आया तो 2% दिया तो 2/100 जितना आएगा उसको ऐड कर लेंगे टोटल कॉस्ट में। MRP फिक्स हो जाएगी अब। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। क्या निकल जाएगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये निकल जाएगा। इसके बाद जो भी आएगा अमाउंट टेंडर प्राइस। यानी टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, जो भी फिगर आएगा वो होगा हमारा टेंडर प्राइस। एक लाइन का डिफरेंस है पूरे प्रोफार्मा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है when rate of profit is given on the basis of selling price। अभी हम क्या बताएं आपको? टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे। क्वेश्चन में भी कहीं दे दिया टेंडर प्राइस का मतलब क्या? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। यदि when rate of profit is given on the basis of selling price, यदि प्रॉफिट का परसेंटेज सेलिंग के आधार पर दिया होगा तब क्या करेंगे? अभी जो हम फॉर्मूला लिखे हुए थे यहाँ पर टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई रेशियो डिवाइड बाई 100। ये किस पर था? टोटल कॉस्ट को। ये था टोटल कॉस्ट। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन चेंज हो रही है यहीं पर when rate of profit is given on the basis of selling price। कैसे निकालेंगे? मतलब सेल्स पर निकालना है। हाँ, सेल्स कैसे निकालेंगे प्रॉफिट को?
तो सेल्स मल्टीपल रेशियो उसको निकालेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 माइनस रेट, 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सर हाँ टोटल सेल्स पे ऐसे निकालेंगे काम का चीज। हो गया, ये समझ में आया? जी सर। इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है? अंजलि क्या समस्या है? ये तो पूरा समझ में आया? देखो तो ले लिया। कोई क्वेरी? क्या हो रही है?